हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपको सर्कुलर मोशन का डायनामिक बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो दूसरे सिटी में पढ़ते हैं। तो उनके लिए क्या है कि जब भी मैं क्लास के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो होता है कि वो डिसऑर्डर्ड होता है, लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट को भेज रहा होता हूँ तो एक ऑर्डर वे में भेज रहा होता हूँ। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ये नहीं कि मेरे लेक्चर कहीं से भी देखना शुरू कर दिया तो ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मेरे लेक्चर को आप ऑर्डर करके देखेंगे, एक ऑर्डर में देखेंगे, तो बेसिक से लेके जेई एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको मुझे लग रहा है डाउट की भी ज़रूरत बहुत ही मुश्किल से पड़ेगा या नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ रिकॉर्डिंग्स में जो लेक्चर्स होता है उसमें डाउट, अगर आप जेई के एस्पेरेंट हैं और आपको लगता है कि मैं जेई कर सकता हूँ और कर लेंगे, तो रेयरर होगा कि आपको डाउट है, अदरवाइज़ नहीं आना चाहिए। तो सफिशिएंट लेक्चर एक्सट्रीमली सफिशिएंट है फॉर जेई एडवांस। मेंस तो खैर बात ही अलग है। हाँ, आपको क्या करना होगा कि ऑर्डर में जाना पड़ेगा। उस ऑर्डर को आप मेरे प्लेलिस्ट से पा सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जो प्रीवियस चैप्टर से जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ उनको लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके रखा हूँ। आपको उन चैप्टर को जब पढ़ना होगा तो उसी ऑर्डर में पढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। आप देखिएगा, एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना मॉड्यूल लगाइए, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मैं नाम नहीं ले सकता, वो सॉल्व होगा ही होगा। मतलब बहुत रेयर है कि आपको लगेगा कि नहीं हमने नहीं पढ़ा। रेयर क्या वो लगेगा ही नहीं, मतलब ये हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा और ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं लगेगा अगर आपने उस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स मेरे देख लिए तो। और फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डाउट के लिए आप पूछ सकते हो, चाहे अपने टीचर से पूछो या मुझे। तो व्हाट्सअप बहुत मैसेज आते हैं इसलिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको करना ही होगा कि प्लेलिस्ट में चाहिए, मैं अभी उनको ऑर्डर में कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में। तो जिनका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, एक ऑर्डर में आ गया है, 1, 2, 3 करके अगर ऑर्डर बना है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो मान लीजिए वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ऐसे जिसमें ऑर्डर प्लेलिस्ट में नहीं है वो डिसऑर्डर्ड है, तो उसको आप ऐसे मत देखिएगा, ठीक है। एक बार मैं ऑर्डर में कर दूँ तो आप देख सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्कुलर मोशन। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पाथ का, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल है, सपोज करो, पार्टिकल क्यों, कोई भी ऐसा कर्व बना दो, तो हर कर्व, इससे पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, अपने मन से कोई भी ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया। इसका हर छोटा छोटा पार्ट किसी न किसी सर्कल का आर्क बन जाता है। किसी न किसी सर्कल का आर्क बनेगा जो एग्जैक्टली इसी पार्ट के एक एक पॉइंट से कोइंसाइड हो रहा होगा। लेकिन अगर हर छोटे छोटे पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाता तो फिर इस तरीके से अजीब सा पाथ क्यों दिखता, वो तो कंप्लीट सर्कल दिखता, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का एक एक पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है और वही कैपिटल आर के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दिया सर्कल, तो इसमें इसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे अगर छोटा छोटा स्ट्रिप सेलेक्ट करोगे ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप सेलेक्ट कर लो, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप, तो हर छोटे छोटे स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और वही कैपिटल आर है बेसिकली। तो आप कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ each part on circle is capital R and that is radius of circle। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तो समझ ही रहे हो, तभी तो कंप्लीट सर्कल बन रहा है। कोई कहे कि नहीं सर, इस वाले पार्ट का ना रेडियस कुछ और है, इस वाला आर्क का रेडियस कुछ और है, इस वाले आर्क का रेडियस कुछ और है, तो ये सर्कल बनेगा क्या?
कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। ठीक है, मान लो, लेकिन ये तो सर्कल नहीं है, ये तो कर्व सर्कल नहीं है। अगर ये कर्व सर्कल नहीं है, इसका मतलब इसके हर छोटे छोटे एलिमेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। तो फिर कितना है, कैसे कैलकुलेट करें, बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस कर्व का इक्वेशंस निकालेंगे। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और एक कर्व सपोज करो इस एक्स वाई प्लेन में है, तो इस कर्व का इक्वेशन है, लिख लिया y बराबर एफ एक्स। क्या लिखा? y बराबर एफ एक्स। तो इस कर्व का इक्वेशन लिखा y बराबर एफ एक्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ चलो मैं इस छोटे से एलिमेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना चाहता हूँ। वो जिस सर्कल का है आर्क, ये छोटा सा पार्ट जिस सर्कल का आर्क बन सकता है, उसका जो रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस इस छोटे से आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसका मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है ना, वो किसी न किसी सर्कल पे फिट बैठेगा, फिट किसी न किसी सर्कल पे फिट बैठेगा। ऐसे हर सर्कल पे नहीं, किसी न किसी सर्कल पे फिट बैठेगा। और जिस सर्कल पे एकदम एग्जैक्टली फिट बैठता है, उसी का रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा इस छोटे से पार्ट का। ठीक है, वैसे ही ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर, इसका कर्वेचर ऐसे है ना, तो इसका सर्कल का इधर होगा, इधर होगा। और ये एकदम छोटा पार्ट, एकदम डिफरेंशियल, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है। ये छोटा पार्ट किसी न किसी सर्कल पे फिट बैठेगा, किसी न किसी सर्कल पे एग्जैक्टली फिट बैठेगा। तो इसका रेडियस इस छोटे से पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब तुम समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ, कि हर छोटा छोटा पार्ट किसी न किसी सर्कल पे एग्जैक्टली फिट बैठेगा। एक एक डॉटेड पॉइंट मिल जाएंगे उस सर्कल से, तो उस सर्कल के रेडियस उस डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, आप अलग से ध्यान रखना, R इज इक्वस टू 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव का मॉड। इसको आप अभी क्या करेंगे, इसको आप अभी याद रखेंगे। ठीक है, कि 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 और सेकेंड डेरिवेटिव का मॉड मैग्नीट्यूड। अब डिवाइड बाई डी एक्स, अगर वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन है और कोई पूछे कि आप ये वैल्यू बताइए, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। कोई पूछे ये वैल्यू बताइए, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा कि इस पॉइंट पे कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा। अब इसका प्रूफ क्या है, ये फिजिक्स से समझा दिया जाएगा, किसी लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि देखो इसका प्रूफ कैसे आता है। ठीक है, लेकिन ये तो अगर y बराबर एफ एक्स का फंक्शन है तो पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें जब लिख लेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, यूज व्हेन y बराबर एफ एक्स फंक्शन इज नोन, फंक्शन इज नोन, यूज व्हेन y बराबर एफ एक्स फंक्शन इज नोन। तो इस फॉर्मूले का यूज तुम तब करते हो जब y बराबर एफ एक्स का फंक्शन नोन है। लेकिन ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया ना, मैथ में दिया जाता है y बराबर एक्स स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, y बराबर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। ये तो मैथमेटिकल हो गया, लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में तो हम पार्टिकल को फेंकेंगे, ठीक है, या कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा होगा या रोलिंग मोशन में ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके किसी पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वहाँ पे तो फिजिक्स होती है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बेसिकली पार्टिकल जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है, उस पाथ को हम ड्रॉ करेंगे।
और क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पाथ का किसी डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे एक पार्टिकल जो है वो इसी पाथ को कवर कर रहा है, इसी पाथ को कवर कर रहा है, ऐसे कवर कर रहा है, इसी पाथ को कवर कर रहा है विद द सर्टेन वेलोसिटी भी। तो क्वेश्चन में कहेगा कि अगर पार्टिकल इस सर्टेन पाथ को कवर कर रहा है, सर्टेन पाथ को कवर कर रहा है, तो बताइए कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो वहाँ पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। और क्वेश्चन में फंक्शन दिया ही नहीं होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, ये सब होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे देखना, सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी v के बराबर है, दिस इज द नेट वेलोसिटी v, नेट वेलोसिटी v है। तो इस पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल के पास दो ही तरह का तो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक रेडियल, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल वो तो वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन वो टुवर्ड द सेंटर हो। एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v नेट स्क्वायर डिवाइड बाई r। द नॉर्मल एक्सेलरेशन की डिफिनेशन है v स्क्वायर बाई r, दिस इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो किसी भी पार्टिकल का नॉर्मल एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले को करता है, टेंजेंशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बट नॉर्मल एक्सेलरेशन which is responsible to change the direction of a particle velocity is defined as v net square upon capital R, nothing else। यही है नॉर्मल एक्सेलरेशन, बट दिस आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट डिफरेंशियल एलिमेंट एट विच पार्टिकल इज प्लेस्ड, एट विच पार्टिकल इज मूविंग। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं r की वैल्यू लिखूँगा दिस इज v नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई a n, and this is radius of curvature, radius of curvature। Just similarly this is also radius of curvature। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, जब फंक्शन होगा तो आप इसे लगाएंगे, और इसे कब लगाएंगे, when velocity and acceleration are known, या इसको पता किया जा सकता है, तब इसका यूज किया जाता है। लिखिए वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट डिफरेंशियल एलिमेंट, v नेट इज नेट स्पीड, पूरा अंडरलाइन है नेट स्पीड, ये वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, ये नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। रिपीट कर रहा हूँ, v नेट इज नेट स्पीड ऑफ पार्टिकल, लिखना v नेट इज नेट स्पीड ऑफ पार्टिकल, इधर रखना। ये नहीं कि वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री पे है, तो नहीं सर ये वाला लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे या वर्टिकल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा नेट स्पीड लोगे। वेयर v नेट इज द नेट स्पीड ऑफ पार्टिकल, पूरा अंडरलाइन करना, v नेट इज नेट स्पीड ऑफ पार्टिकल। एन को लिखो, एन क्या है, एन नॉर्मल एक्सेलरेशन है, मतलब इस पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, नहीं दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इसलिए जब भी आपको एयर निकालना होगा तो हमेशा नेट एक्सेलरेशन देखेंगे, उसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो एन के लिए एक्सेलरेशन के लिए कंपोनेंट करना है, एन के लिए कंपोनेंट करना है, वेलोसिटी के लिए किसी भी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। लिखिए वेयर एन इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक एक लाइन अंडरलाइन है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। दो चीज़ याद रखेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ कब करेंगे, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया गया हो, और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब y fx का फंक्शन। गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 एंड सेकेंड डेरिवेटिव का मॉड।
चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिवाइड बाई एक्स, अरे एक एक करके पता नहीं करोगे, डिवाइड बाई एक्स कितना आएगा 2x प्लस 1, सेकेंड डेरिवेटिव 2 आएगा, उठा के प्लेस कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस डिवाइड बाई एक्स की जगह पे का होल स्क्वायर का पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव 2, प्लेस करो, आगे वैल्यू प्लेस करना है, x की जगह पे 0 प्लेस करो, जब 0 प्लेस करोगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो दिस वैल्यू इज एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0 पे 1 आएगा, ये 1 2 का पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट √2 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे √2 मीटर के बराबर है। और अब हमें बात करना है x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ पे 1 रखिए, तो 1 2 3 4 का पावर 3/2, तो 4 का पावर 3/2 एंड होल डिवाइड बाई 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या बनेगा, इट इज 4, क्योंकि 8 आएगा ना ये, तो आंसर इज 4 मीटर। मिल गया आंसर आपको। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है इस तरह से क्वेश्चन दे और पूछे कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x बराबर 0, x बराबर 1 या एनी x, यू कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ऐसे ही कहीं ऐसे भी क्वेश्चन देगा आपके सामने, कहेगा कि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x बराबर a। तो कुछ नहीं करना होगा, आप डिवाइड बाई एक्स पता करिए, इसको इधर भेजिए, y निकालिए, डिवाइड बाई एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव पता करिए, और उसके बाद वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आंसर जाएगा। मतलब कैसा भी फंक्शन हो, यू कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय दिस फॉर्मूला इजीली। अब चलिए अब थोड़ा सा हम फिजिक्स के अंदर आके क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया 20√2 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 45 डिग्री पे, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे होके ऐसे गिरेगा। कह रहा फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल मोमेंट, मैक्सिमम हाइट एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इस छोटे से आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इस छोटे से पार्ट का, और जब 2 सेकेंड पे कहीं होगा तो इस छोटे से आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है कैलकुलेट करना है। सेकेंड कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसी में निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब पार्टिकल का मोशन है ना, अब इसका इक्वेशन निकालो, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करूँ, फिर एक बार और करो डिफ्रेंशिएट, इससे बेटर क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा अच्छा क्यों, पार्टिकल की वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन मेरे पास है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हमें एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वेलोसिटी का है, तो क्यों मैं डिफरेंशिएशन का हेल्प हूँ, सीधे फिजिक्स के फॉर्मूले पे आ जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू v नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, अब लिख लेंगे और पता करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट v नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब एक ही करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहले पार्ट में इनिशियल लिखा हुआ है, इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंट के लिए v नेट कितना है, v नेट इज द नेट स्पीड। तो पार्टिकल को फेंका है 20√2 से, तो v नेट क्या होना चाहिए 20√2, लिखिए v नेट 20√2 होना चाहिए, लिख दिया। अब बात करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बनेगा, एक्सेलरेशन कंपोनेंट बनता है, वेलोसिटी नहीं, फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब एयर निकालना पड़ेगा। एयर निकालने के लिए इनिशियल मोमेंट को मैंने ऐसे बना दिया इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दिस इज v। ये एंगल 45 है, अगर ये एंगल 45 है तो मुझे ये बताओ, अगर ये 45 है तो ये क्या आएगा b 45, क्योंकि 90 है, और ये पूरा 90 है तो ये एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। मिल गया।
तो ये डायरेक्शन, ये डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है, इससे समझ में आएगा कि कंपोनेंट किधर करना है। तो ये नेट वेलोसिटी डायरेक्शन है, ये नेट वेलोसिटी डायरेक्शन है, तो ये नेट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एंगल 45 क्यों आया? क्योंकि ये 45 है, ये पूरा 90, ये भी 45, ये पूरा 90, ये 45। देखिए ये 10 है, एंगल 45 निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पे जो नॉर्मल है वो तो यही है, इस वेलोसिटी पे नॉर्मल ये है, तो इससे en की वैल्यू क्या आएगी? en आएगा, ये 10 है, ये 45, तो 10 का cos 45, दिस इज 10 cos 45 डिग्री, 1/√2, तो ये क्या बनेगा? 5√2। अब इसमें वैल्यू प्लेस करूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v कितना है? 20√2 है का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन 5√2। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से? 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 5√2, 80, ये आएगा 160√2 मीटर, एंड दिस इज आंसर। हमने इनिशियल मोमेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला 160√2 मीटर। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, वो जिस सर्कल का आर्क होगा, वही जिस सर्कल का आर्क होगा, उस सर्कल का जो रेडियस बनेगा ना वो इतना बनना चाहिए, मतलब एक बड़ा रेडियस है। इस स्पीड से फेंकोगे ना तो ये कर्वेचर ना एकदम बहुत ही कम बेंड करेगा, मतलब सीधा ऐसे रहेगा। और थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना, हाथ ऐसा है, देखो रेडियस कम है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस ये सबसे ज़्यादा रेडियस है। और स्ट्रेट हो गया तो इनफाइनाइट रेडियस है। जितना ऐसे घुमाओगे देखो रेडियस कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों नहीं कम हो रहा है यार? यह कर्व ऐसा होगा तो और ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा होगा तो ये तो बड़ा इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। देखो कर्वेचर ऐसा, कर्वेचर ऐसा, समझ रहे हो ना? कर्वेचर ऐसा, तो जितना आंखों से तुम्हें कर्व दिखाई देगा, रेडियस उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट पे देखते हैं, जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी नेट, भाई 20√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या आएगा? 20, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? 20। तो 20√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 और वर्टिकल 20 है। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमेशा एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पे वी नेट निकालना होगा, वी नेट। तो इस मैक्सिमम हाइट पे नेट स्पीड तो 20 ही है, लिखेंगे 20। अब मैक्सिमम हाइट पे नेट एक्सेलरेशन, नेट कह रहे हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, वो यही तो है, तो लिख लिया 10। तो नेट स्पीड 20 है, लिख लिया, और नेट एक्सेलरेशन नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जो नेट एक्सेलरेशन है वही तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बन जाएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब क्या है? वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो मैक्सिमम हाइट पे तो पूरा 10 परपेंडिकुलर है, तो वही हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब उठा के यहाँ पर रख दो रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो वी नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई एन कितना है? 10, तो 400/10 इट इज 40 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, जबकि इनिशियल पॉइंट पे 160√2 है। पता है वो कम हो गया, और आंखों से देखो सही में कम होना चाहिए। ये यहाँ पे जो कर्व है वो ज़्यादा बेंड है, और इधर कर्व थोड़ा सा कम बेंड है। देखो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कर्व ऐसे है, और यहाँ जा रहा है धीरे 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 धीरे, देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम, और यहाँ पे इतना कम हो गया। तो जहाँ कर्वेचर कम होगा वहाँ रेडियस कम होगा। आँखों से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ कर्वेचर कम हुआ रेडियस कम, और जहाँ कर्वेचर ऐसे फ्लैट हो रहा है रेडियस बढ़ रहा है। अब बात कर रहा है t = 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं इधर होगा, पता करते हैं वहाँ पे कितना होगा। तो 2 सेकेंड पे ज़रूरत किसकी है? 2 सेकेंड पे नेट स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेट स्पीड के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में नॉर्मल एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सही है? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लिख लिया। वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी
ये हमारा टी को से 2 सेकंड का बता रहा हूँ। तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए v बराबर u प्लस 80 वाई डायरेक्शन में, तो y की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है प्लस 80, और a नीचे को कितना है -10 इंटू t कितना है 2 सेकेंड। अच्छा, इससे तो वी वाई 0 आ गया ना, u प्लस 80 तो वैल्यू 0 आ गई। 0 का मतलब मैक्सिमम हाइट है, वो तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। थोड़ा सा चेंज कर लूँ समझने के लिए, 1 सेकेंड मान लो, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 1 सेकेंड। तो y के डायरेक्शन में v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस a माइनस 10 इंटू टी कितना है 1 सेकेंड। सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से क्या आएगा 10। ये y की वेलोसिटी बन गई। आप कोई पूछे नेट वेलोसिटी बताइए, तो नेट वेलोसिटी इसी का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये नेट वेलोसिटी कहलाएगी। तो आपकी बार जो वी नेट आएगी, वी नेट वो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, तो मैंने कहा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दिस इज 10√5 बन गया वी नेट। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर किसका होगा, tan थीटा होगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 10, दिस इज 20, दिस इज 10/20, तो वैल्यू इज 1/2। और ये जो होगा नेट एक्सेलरेशन, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड ही रहता है हमेशा। प्रोजेक्टाइल मोशन में नेट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, लिख लिया। अच्छा, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो बनेगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो क्या बनेगा थीटा। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन बनेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन an, इसमें an क्या लिखोगे 10 का कॉस कंपोनेंट, क्योंकि वही तो परपेंडिकुलर होगा, वही तो इस पे परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, 10 कॉस थीटा। तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा के लिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, an इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालने के लिए यहाँ से मैं हेल्प लूँगा, tan थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2, इट इज √5, तो कॉस थीटा क्या आएगा 2/√5, दिस इज 10 इंटू 2/√5। तो इससे वैल्यू क्या आ गई 2 इसको 5 लिख लो, 2 इसमें 4 बनेगा, इट इज़ 4√5 ईयर। अब उठा के यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें, एट टी कुछ 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखना रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी नेट 10√5 है, तो 10√5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन 4√5, तो 4√5 रख दो यहाँ पे, कर दो सिंप्लीफाई इसको, यहाँ से आएगा 100, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से क्या आएगा 4√5, तो क्या बनेगा 25√5 मीटर, एंड दिस इज आंसर्स। अच्छा, तुम एक चीज़ देखना, 25√5 50 से ज़्यादा है, √5 का मतलब वो 2 से ज़्यादा आएगा, तो 50 से ज़्यादा है। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 160√2 है, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 से ज़्यादा है, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है। इसका मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो रेडियस ऑफ कर्वेचर घट रहा है, यहाँ तक घटेगा, और फिर जब नीचे आओगे तो बढ़ेगा, और फिर यहाँ तक बढ़ेगा। तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ का सेम आएगा, यहाँ का और एग्जैक्टली इसके सामने सेम आएगा। पूछा गया था मैक्सिमम मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला पार्ट है, हाँ इनिशियल पोजीशन पे। अब मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पे है। ये तो मैं कर्वेचर से कैप्शन समझ गया, इसके अलावा भी मैं समझ सकता था। देखो कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है, इट इज वी नेट का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, आ गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और एन कम होगा, तो तुम देखना, तो अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिखूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो क्या लिखता हूँ v का स्क्वायर डिवाइड बाई v नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्या आएगा 10 cos थीटा, एन कैसे आएगा 10 cos थीटा। अच्छा, 10 इज द एक्सेलरेशन ना, ये तो 10 यही g है, तो आएगा g cos थीटा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम कहाँ होगा, ये मैक्सिमम वहाँ पे होगा, ये मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे ये ज़्यादा हो और cos थीटा कम हो, और ये ज़्यादा हो। अच्छा,
अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर ये v नेट है ना, ये v नेट है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो तुम v cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, vx, v cos की जगह पे vx। इसका मतलब जहाँ पे v है वहाँ पे मैं vx अपान cos लिख सकता हूँ, उठा के यहाँ रख दूँ, तो क्या बनेगा vx का स्क्वायर डिवाइड बाई cos क्यू थीटा बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ vx तो हमेशा कांस्टेंट है और ये भी हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब r मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे cos थीटा कम होगा, और ये cos थीटा कम कहाँ पे होगा, जहाँ पे थीटा ज़्यादा होगा, एंगल ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल ज़्यादा होगा, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना। तो मुझे बताओ ये एंगल यहाँ पे ज़्यादा होता है, जितना ऊपर जाते हो उतना ही ये थीटा धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो थीटा जितना कम होगा, थीटा जितना कम होगा कॉस्ट उतना इंक्रीज करेगा, और जितना इंक्रीज करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही क्या होगा, घटेगा। इसीलिए जैसे से ऊपर जा रहा हो वो थीटा कम होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि थीटा कम हो रहा है, ऊपर जाने पे थीटा कम हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। देखो थीटा घटेगा, इसका मतलब कॉस थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब आर क्या होगा, घटेगा। तो जहाँ थीटा सबसे कम है टॉप पे, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। और ऐसे भी देखो v नेट सबसे कम कहाँ होता है, यहाँ पे, और नॉर्मल एक्सेलरेशन पूरा 10 हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो एन सबसे ज़्यादा हो रहा है मैक्सिमम हाइट पे, और स्पीड भी सबसे कम हो रहा है। तो जब ऊपर वाला कम होगा नीचे वाला बढ़ जाएगा, तो आर ड्रॉप नहीं कर जाएगा, कर गया। इसका मतलब ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं काम कर रहा है कि जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होने लगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहीं पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम हो रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि एक सपोज करो एक काल्पनिक प्लेनेट है, वहाँ पे एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो इस तरीके से ऐसे है जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल 37 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल एंगल 37 डिग्री है, एक्सेलरेशन ऐसे है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक पार्टिकल को आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे फेंक दिया। पता करना उस प्लेनेट पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्टिकल का कितना होगा, फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या किया ना, देखो ये डायग्राम है ना, बड़ा अजीब सा दिख रहा है, कॉपी को ऐसे घुमाओ ना ताकि ग्राउंड वाला चीज़ें देखनी शुरू हो जाए, जैसे धरती पे दिखती है, ताकि वहाँ से कुछ कंपेयर करके कुछ समझ के हम आंसर निकाल सकें। तो मैंने इसको ऐसे ना रोटेट किया। जब रोटेट करोगे, जब इसको वर्टिकल करोगे, जब इस 20 को वर्टिकल करोगे, एक्सेलरेशन को वर्टिकल कर लेते हैं, ग्राउंड जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जब इस 20 को वर्टिकल करोगे तो इस 20 के लाइन से वेलोसिटी 10 है ना, जो 20 की लाइन है इससे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इस वाले डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, 37 डिग्री के एंगल पे। देखो 37 डॉटेड लाइन, ये वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का एंगल 37 है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन एंगल 37 है। इसका मतलब ये तो ग्राउंड वाला बन गया ना, ऐसे कि 20 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, अब पार्टिकल को आपने फेंक दिया, तो फिर ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल मोशन बनाई गिरेगा। क्वेश्चन एकदम यही है, बस हमने थोड़ी सी कॉपी को घुमा दी है ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाए। अब इसमें देखना तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या यहीं पे आएगा, मैक्सिमम हाइट पे, इधर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे सबसे कम आएगा। अभी तो किए थे क्वेश्चन, तो इस अब ये 37 डिग्री है, तो ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा 53 डिग्री, 53 डिग्री। आप कंपोनेंट कर लो इसका 10 का, इट इज 10 cos 53 is 3/5, दिस इज 6। तो मैक्सिमम हाइट की स्पीड क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड होगा, और जो एक्सेलरेशन हो तो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लिख लिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला v का स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन 20, इतना मीटर, एंड दिस इज आंसर, एंड दिस विल बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट।